जी सेशन 1 MCQs प्रैक्टिस का। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन आ रहा है ये 16 प्रॉपर्टी प्लान एंड इक्विपमेंट रिक्वायर्स एन एसेट टू बी मेजर एट कॉस्ट ऑन इट्स ओरिजिनल रिकग्निशन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट EU use its own staff assisted by contractors when required to construct a new warehouse for its own use। ठीक है, आइडेंटिफाई करने कॉस्ट को जो कि कैपिटलाइज हो सकती हैं। तो भाई क्लियरेंस ऑफ द साइट प्रायर टू कमेंसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन की बिल्कुल कैपिटलाइज हो सकती है, क्लियरेंस कॉस्ट की इजाजत है कैपिटलाइज करने की। फिर प्रोफेशनल सर्वेयर फीस फॉर मैनेजिंग द कंस्ट्रक्शन वर्क, ये भी कैपिटलाइज हो सकता है। अच्छा जी, EU ऑन स्टाफ बेसिस फॉर टाइम स्पेंड वर्किंग ऑन कंस्ट्रक्शन, जी ये बिल्कुल ये भी कैपिटलाइज हो सकता है। proportion of EVU administration cost based on staff time sub and admin cost जो है वो जनरल कॉस्ट होती है, वो स्पेसिफिक टू द प्रोजेक्ट नहीं है, तो ये कैपिटलाइज नहीं होगी, तो एक्सपेंस होगा ये। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जी। ऑन 1 जुलाई 2004 experimental opened a chemical reprocessing plant. The plant was due to be active for 5 years until 30th June next time when it would be decommissioned. At 1st July 2004, the cost of decommissioning the plant were estimated to be uh, 4 million in 5 years time. Experimenter considers that a discount rate of 12% is appropriate for the calculation of a present value, and the discount factor at 12% for 5 years is 0.567. So what is the total charge to the statement of profit or loss in respect of the decommissioning for the year ended 30th June 2005? ठीक है, ऑन 1 जुलाई 2004 एक्सपेरिमेंटर ओपन कर रहा है केमिकल रिप्रोसेसिंग प्लांट। प्लांट जो है वो एक्टिव है 5 इयर्स के लिए, जब वो डिकमिशनिंग हो सकता है। एट 1 जुलाई X4 कॉस्ट ऑफ डिकमिशनिंग द प्लांट जो है वो एस्टिमेट हो रही है 4 मिलियन इन 5 इयर्स टाइम। एक्सपेरिमेंटर कंसीडर कर रहा है डिस्काउंट रेट ऑफ 12%। अप्रोप्रिएट कैलकुलेशन प्रेजेंट वैल्यू की बोला, डिस्काउंट रेट 12% का 5 इयर्स के लिए 0.567 दिया हुआ है हमें। तो कॉस्ट ऑफ डीकमीशनिंग जो है उसको अज्यूम किया जाता है कि ऑब्लिगेशन ऑर्गेनाइजेशन के लिए अमाउंट जो है वो इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ एसेट में। जब वो पहली दफा रिकग्नाइज हुआ है, कब हुआ है फर्स्ट रिकग्नाइज? 1 जुलाई X4। ठीक है, अमाउंट जो कि इंक्लूड होगा कॉस्ट ऑफ द एसेट में अगर डीकमीशनिंग का, वो प्रेजेंट वैल्यू पे होगा। प्रेजेंट वैल्यू जो है वो कैलकुलेट होगी फ्यूचर एक्सपेक्टेड कॉस्ट को देखते हुए, और इस केस में हमें डिस्काउंट फैक्टर हमें दिया हुआ है, तो 4 मिलियन इंटू 0.567। ठीक है, दिया हुआ 12% का कितना आ जाएगा? 2.268 मिलियन। ठीक है, तो यहाँ पे हमारी एंट्री क्या बन रही है, जरा देखो इसकी। कॉस्ट ऑफ एसेट 2.268 मिलियन डेबिट। प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? क्रेडिट आ रहा है 2.268 मिलियन। इन एडिशन जो हमारा डीकमिशनिंग कॉस्ट है वो इंक्रीज होगा 4 मिलियन से ईयर 5 के एंड में। किस तरह? फाइनेंस कॉस्ट चार्ज करते हुए 12% का जो रेट है हम वो उठाएंगे, तो 2.268 मिलियन को आप लेंगे, फिर 12% लगाएंगे, फाइनेंस कॉस्ट कितना आ जाएगा? 272,000, 272,160। ठीक है, अच्छा जी, तो क्या एंट्री बनेगी यहाँ पे? इसकी एंट्री क्या बन जाएगी? फाइनेंस कॉस्ट डेबिट 272,160, और प्रोविजन क्रेडिट हो जाएगा 272,160। अब डेप्रिसिएशन हमारी कितनी आ रही है बता देते हैं जनाब। 2.268 मिलियन 5 इयर्स की लाइफ है, ये आ जाएगा 453,600। फाइनेंस चार्ज हमारा आ जाएगा 272,160, ये आ जाएगा 700,000, 25,160, सॉरी 760। ठीक है,
और यही हमारा PNL में जा रहा होगा, तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं जी। एन एंटिटी परचेज प्रॉपर्टी फॉर 6 million on 1st July 2003. The land element of the purchase was 1 million. The expected life of the building was 50 years and residual value जो है वो nil है। On 30th June 2005, the property was revalued to 7 million, of which the land element was 1.24 million and the buildings have 5.76 million. On 30th June X7, the property was sold for 6.8 million. What is the gain on disposal of the property that would be reported in the statement of profit or loss for the year to 30th June 2000 X7? तो लैंड है, बिल्डिंग है जी, और टोटल है। कॉस्ट 1 जुलाई 2000 X3 1 million है, बिल्डिंग कितनी है 5 million है, टोटल 6 million नजर आ। अच्छा जी, बिल्डिंग की डेप्रिसिएशन देखें कितनी होगी, 5 million है, डिवाइडेड बाय 50 years, ये आ जाएगा 0.1 million इंटू 2, कितना आ जाएगा 0.2, तो 0.2 आ जाएगा। कैरिंग अमाउंट 30th June X5 1 million, ये कितना आ जाएगा 4.80, ये आ जाएगा 5.80। रिवैल्यूएशन गेन आ जाएगा 0.24 million, ये आ जाएगा 1.96 इधर, और 1.20 टोटल है। ठीक है, रिवैल्यूड अमाउंट जरा निकालें, 1.24, 5.76 और 7। ठीक है, तो बिल्डिंग की जरा डेप्रिसिएशन निकालें दोबारा रिवैल्यू होने के बाद, 5.76 मिलियन। लाइफ अब ज़ाहिर है 48 ईयर्स रह गई है, 2 साल गुजर चुके हैं, ये आ जाएगी 0.12। कितने साल के लिए, 2 साल के लिए, तो कितना हो जाएगा 0.24 मिलियन, ये आ जाएगा 0.24 मिलियन, कितना आ गया 1.24, 5.52, और ये आ जाएगा आपका 6.76। अच्छा जी, डिस्पोजल प्रोसीड हमारा आ जाएगा 6.8, गेन ऑन डिस्पोजल आ जाएगा 0.04। ठीक है, यानी कि गेन ऑन डिस्पोजल आपका 40,000 है, 1.2 मिलियन बैलेंस है रिवैल्यूएशन रिजर्व पे, जो कि ट्रांसफर हो रहा होगा रिवैल्यूएशन रिजर्व से किसी और रिजर्व अकाउंट में, सच एज रिटेन अर्निंग्स में, और जो कि रिपोर्ट नहीं होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। अगर आपने सेलेक्ट करा है बी, तो आपको जो है वो डेप्रिसिएशन जो है 30 जून X5 की और 30 जून X7 की, वो आपने नहीं डालना भूल गए हो। अगर आपने सी सिलेक्ट करा है तो प्रॉफिट ऑन ओरिजिनल डेप्रिसिएशन जो है वो आपने गलत सेलेक्ट कर दिया, और अगर आपने डी करा है सिलेक्ट तो इनकरेक्टली ट्रांसफर कर दिया है रिमेनिंग रिवैल्यूएशन रिजर्व को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में। तो हमारा आंसर इसका ए है। अच्छा जी, अब हमें ये जरा मिटाना पड़ेगा।
तो भाई a manufacturing entity receives a grant of 1 million towards the purchase of a machine on 1st January 2003. ग्रांट जो है वो रीपेबल है अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेल करते हैं एसेट को विद इन 4 इयर्स, जो कि क्या कहना चाहिए, उसकी इंटेंशन नहीं है। एसेट की यूजफुल लाइफ है 5 इयर्स। व्हाट इज द डेफर्ड इनकम लायबिलिटी बैलेंस एज एट 30 जून 2003? तो ग्रांट जो है वो रिलीज होगी ओवर द यूजफुल लाइफ, ठीक है। 1 मिलियन को आप रिलीज करेंगे ओवर द 5 इयर्स टाइम, ठीक है, यानी कि 200,000 हर साल रिलीज हो। तो यानी कि यूं देखो, 30 जून का पूछ रहा है, ठीक है। 1 जन से 31 दिसंबर, 30 जून, यहाँ 6 महीने हुए हैं, तो 200,000 6 महीने हुए होंगे यहाँ पे। 100,000 आ गया, 100,000 आ गया भाई, रियलाइज हुआ होगा। तो इसका मतलब है टोटल कितनी डेफर्ड लाइबिलिटी थी, 1 मिलियन की थी, जिसमें से 100,000 आप लेस कर दो, तो डेफर्ड लाइबिलिटी अब कितनी रह गई, 900,000 की रह गई, ठीक है। तो 900,000 आपका आंसर है। फिर ऑन 1 जनवरी 2001 एस टी वाई रिसीव करता 1 मिलियन फ्रॉम लोकल गवर्नमेंट ऑन द कंडीशन के जी वो एम्प्लॉय करेंगे एटलीस्ट 100 स्टाफ ईच ईयर फॉर द नेक्स्ट 4 years ड्यू टू एन इकोनॉमिक डाउन टर्न एंड रिड्यूस कस्टमर डिमांड ऑन 1 जनवरी 2002 एस टी वाई को अब मजीद ज़रूरत नहीं है एम्प्लॉय करने की मजीद स्टाफ को। कंडीशन ग्रांट रिक्वायरमेंट की फुल रीपेमेंट है, तो व्हाट शुड बी रिकॉर्डेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑन 1 जनवरी X2, ये आपसे पूछ रहा है। तो जी reduced deferred income balance by 750,000 नहीं, reduced deferred income by 750,000 and recognize a loss of 250,000, तो बी आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये रेवेन्यू ग्रांट है और ये रिलीज होगी टू द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस फॉर ईयर लाइफ में। बाय द एंड ऑफ ईयर 1 250,000 जब क्रेडिट होगा स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में, 750,000 जो है वो एज डेफर्ड इनकम रह जाएगा। एट दिस पॉइंट अमाउंट जो है वो रीपे हो जाएगा और डेफर्ड इनकम जो है वो रिमूव होगा। तो टिफ 250,000 इनकम जो है वो प्रीवियस की आपकी रिकॉर्ड होगी। अगर आप सिलेक्ट करते हो, एक कर आपने सिलेक्ट कर लिया, तो आपने जो है वो रिमूव नहीं करा इनकम को तो पिछले साल वाली से, और अगर आपने सिलेक्ट करा सी तो आपने मिस कर दिया 250,000 को जो कि रिलीज होगा प्रीवियस ईयर में। और अगर आपने डी चूज करा है तो आपने एरर्स करे हैं, फॉर इनकम ग्रांट को स्पेंस नहीं करा आपने सही तरह से, ठीक है। फिर आगे चलें, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज ओन्ड बाय स्कूल वुड बी क्लासिफाइड एज एन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? तो a property that had been leased to a tenant but which is no longer required in it and is not being held for use, so a property that had been leased to a tenant but which is no longer required and is now being held for resale, nahi. uh, Land and purchase for its investment potential planning permission has not been obtained for building construction of any kind, बी आंसर आएगा आपका, ठीक है। अच्छा जी, क्योंकि एसिड ए जो है वो क्लासिफाइड होगा नॉन करंट एसेट हेल्ड फॉर यूज अंडर IFRS 5, ठीक है। सी और डी जो है वो क्लासिफाई नहीं होंगे प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट के तौर पर। अच्छा जी, आगे चलिए। During the current year, an entity had in place 1 million of 6% loan finance and 2 million of 9% loan finance. It constructed a new factory which cost 600,000 and was now funded out of the existing loan finance. The factory took 8 months to complete. To the nearest round 1,000, what borrowing cost should be capitalized?
तो जी वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ बोरिंग कितनी है? 8% है। ठीक है। अच्छा जी, 1 मिलियन आपका आ गया 6%, और दूसरा आपका लोन है 2 मिलियन इंटू 9%, ये आगे डिवाइड कर दो 3 मिलियन टोटल लोन से। तो जो अमाउंट आपका क्लासिफाई हो रहा है, जो कि कैपिटलाइज होगा, अमाउंट टू बी कैपिटलाइज, 600,000 इंटू 8 डिवाइडेड बाई 12, ये आ जाएगा 32,000। अच्छा जी, नंबर 8 पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग statement is correct? Statement 1, if the revaluation model is used for property, plant and equipment, revaluation must subsequently be made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the fair value at each reporting date। तो पहला ट्रू आ गया आपका। ठीक है। क्यों? क्योंकि देखो आई 6। अच्छा जी, और दूसरा क्या है? when an item of property, plant and equipment is revalued, there is no requirement that the entire class of assets to which the item belongs must be revalued। गलत बात, सबको आपने रिक्लासिफाई करना होता है। आई 6 कहता है कि रिवैल्यूएशन मॉडल जब यूज हो रहा हो तो उसको सफिशिएंट रिक्वालिटी के साथ करना है। कैरिंग वैल्यू ऑफ द एसेट्स जो है रिमेन होंगे, क्लोज होंगे फेयर वैल्यू के। ठीक है, तो पहला तो सही। दूसरा वो कहता है कि जब एक एसेट वैल्यू होता है तो आपको पूरी क्लास को, दूसरे सिमिलर एसेट्स को आपने क्लासिफाई करना होता है, जबकि यहाँ पे सेकंड नहीं होगा तो फॉल्स होता है। अच्छा जी, which two of the following items should be capitalized within the initial carrying amount of an item of plant? तो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टिंग द प्लांट टू द फैक्ट्री, ए बिल्कुल सही है। अच्छा जी, कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलिंग अ न्यू पावर सप्लाई रिक्वायर्ड टू ऑपरेट द प्लांट, बी भी बिल्कुल सही है। ठीक है। मेंटेनेंस ऑन ट्रेनिंग कॉस्ट जो है उसको आप एक्सपेंस करोगे। रेजिडुअल वैल्यू जो है वो आप उसको डेप्रिसिएशन को कंप्यूट करने के पर्पज के लिए लेकर आते हैं, लेकिन उसको कैपिटलाइज नहीं करते। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आ जाता है। तिब्बत एक्वायर्ड अ न्यू ऑफिस बिल्डिंग ऑन 1 अक्टूबर एक्सपोर्ट, इट्स फाइनल इनिशियल कैरिंग अमाउंट कंसिस्टेड ऑफ लैंड, बिल्डिंग, एयर कंडीशनिंग वगैरह वगैरह। अच्छा, the estimated lives of the building, structure and air conditioning system are 25 years and 10 years respectively. When the air conditioning system is due for the replacement, it is estimated that the old system will be dismantled and sold for 500,000। Depreciation is time apportioned where appropriate। So the land जो कि depreciation नहीं होती 2000। अच्छा जी, बिल्डिंग स्ट्रक्चर 10,000 माइनस 10,000 divided by 25 years into 6 divided by 12, कितना आ जाएगा? 9,800। एयर कंडीशनिंग सिस्टम 4,000 माइनस 3,500 divided by 10 into 6 divided by 12, कितना आ जाएगा? 3,825। कितना आ जाएगा? 15,625। अच्छा जी, तो हमारा ए आंसर आ गया। अच्छा जी, फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्ट्स टू प्रॉपर्टी व्हिच इज ओन्ड बाय वेटन एज एट 1 अप्रैल X4, property at cost 20 years original life, 12,000 accumulated depreciation as at 1 April X4 3,600। ओके जी, on 1 October X4, following a sustained increase in property prices, Veton revalued its property to 10.8 million। What will be the depreciation charge in Veton's statement of profit loss for the year ended 31st March X5? तो
यहाँ देखो जी, 1 अप्रैल को आपका ईयर शुरू हो रहा है, 31 मार्च को खत्म हो रहा है। ठीक है। अच्छा जी, तो यहाँ कब, अक्टूबर में आपकी रिवैल्यूएशन हुई है, 1 अक्टूबर को। तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन यहाँ तक डेप्रिसिएशन आपकी कितनी हुई है? 12,000 वैल्यू थी, डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, ये आ जाएगी 300,000। अच्छा जी, और 6 मंथ डेप्रिसिएशन आफ्टर द डेट ऑफ रिवैल्यूएशन कितनी हुई है? देखो जी, 10,800 डिवाइडेड बाय लाइफ अब रह गई है 13.5 ईयर्स इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, अगले 6 महीने की कितनी है गई है? 700,000। तो 700,000 और 700,000 जो है वो अगले 6 महीने की है। आंसर आपका आ गया। अच्छा, आगे चलेंगे। विच टू ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट IS-20 फॉर गवर्नमेंट ग्रांट्स एंड डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट असिस्टेंस आर ट्रू? इसमें से कौन कौन सी स्टेटमेंट्स जो हैं IS-20 की गवर्नमेंट ग्रांट्स और डिस्क्लोजर ऑफ गवर्नमेंट ग्रांट असिस्टेंस की सही है? तो 12, क्या है जी? गवर्नमेंट ग्रांट रिलीज टू द परचेज ऑफ एन एसेट मस्ट बी डिडक्टेड फ्रॉम द कैरिंग अमाउंट ऑफ द एसेट इन द स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। गलत। Government grant released to the purchase of an asset should be recognized in profit or loss over the life of asset, बिल्कुल सही। A free marketing advice provided by government grant is excluded from the definition of government grants, ये भी सही। ठीक है। तो आइटम ए इनकरेक्ट होगा क्योंकि डेफर्ड इनकम मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है। आइटम बी इनकरेक्ट होगा क्योंकि रीपेमेंट जो है वो करेक्टेड हो जाती है करंट पीरियड में, रेट्रोस्पेक्टिवली नहीं होती, आगे से नहीं करंट पीरियड से ही हो सकती है। चलो जी, आगे चलते हैं। Smithson Company purchased a new building with 50 years life for 10 million on 1st January 2000 X3 on 30th June X5. Smithson Company move out of the building and rent it out to third parties on a short-term lease. Smithson Company uses the fair value model for investment properties at 30th June X5. The fair value of the property was 11 million and at 31st December X5 it was 11 million. What is the total net amount to be recorded in the statement of profit or loss in respect of the office for the year ended 31st December X5? अच्छा जी, अब आए 1 जनवरी से 31 दिसंबर आपका ईयर एंड, ये है आपका 30th जून X5, 6 मंथ्स। ठीक है। 6 मंथ यहाँ तक हमारे कितने हो रहे हैं? पे कितनी डेप्रिसिएशन हो रही है? 10 million डिवाइडेड बाय 50 ईयर्स इंटू 6 डिवाइडेड बाय 12, 100,000 आ गई। जब एसेट ट्रांसफर होगी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की, ये वैल्यू होगी फेयर वैल्यू ऑफ 11 million। एट द डेट द एसेट जब चेंज हो जाता है तो वो रिकॉर्ड होगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में और रिवैल्यूएशन सरप्लस आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में नहीं जाए। इस डेट पे, फ्रॉम दिस डेट, यहाँ से फेयर वैल्यू मॉडल अब आगे यूज हो रहा है। कोई डेप्रिसिएशन अब नहीं हो रही होगी अकाउंट फॉर। ठीक है। और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में आपका गेन कितना नजर आ रहा है? गेन नजर आ रहा है 500,000 का। लेकिन क्या पूरा गेन रिकग्नाइज कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि हमने इसी एसेट की डेप्रिसिएशन भी रिकग्नाइज करी थी जो कि हम लेस करेंगे। वो लेस कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा? 400,000 आ जाएगा। 400,000 का गेन हम लोग नेट इनकम रिकग्नाइज कर लेंगे। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Gilbert took out of 7.5 million loan, 10% loan on 1st January access to build a new warehouse during the year.
Construction of the warehouse began on 1st February axis and was completed on 30th November axis. As not all the funds were needed immediately, Gilbert invested 2 million in 4.5% bonds from 1st January to 1st May. What are the total borrowing costs to be capitalized in respect of the warehouse? ठीक है, तो इंटरेस्ट जो है वो आप कैपिटलाइज कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ जिस वक्त कंस्ट्रक्शन हो रही होती है, कंस्ट्रक्शन होने वाले पीरियड में। तो 1 फरवरी से नवंबर तक हमारे कितने महीने बनते हैं? 10 मंथ्स। ठीक है, तो 1 फरवरी से लेके 30 नवंबर कितने महीने हो गए? 10 मंथ्स। ठीक है, 10 मंथ्स हो गए, तो 7.5 मिलियन का 10% निकालो और इसको 10 डिवाइडेड बाई 12 मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ जाएगा? 625,000। कोई भी टेम्परेरी इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग द पीरियड होती है वो नेट ऑफ हो जाती है, और अमाउंट जो है वो 1 फेब से 1 मई तक का हमारा कितना आएगा जरा देखें। इन्वेस्टमेंट इनकम का वो आ जाएगा 2 मिलियन इंटू 4.5%। हमारा रेट था वो 3 महीने के लिए ही हमने किया था, यह आ जाएगा 22,500। अच्छा जी, तो 625,000 माइनस 22,500, ये आ जाएगा आपका 602,500। Croft acquired a building with 40-year life for its investment potential for 8 million on 1st January XC at 31st December XC. Fair value of the property was estimated at 9 million with cost to sell estimated at 200,000. If Cross Company uses the fair value model for investment properties, what gain should be recorded in the statement of profit and loss for the year ended 31st December? तो भाई सिंपल है, 9 मिलियन था, आउट ऑफ 8 मिलियन हम निकालें, कितना रहेगा? 1 मिलियन। 1 मिलियन जो है वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट और लॉस में रहेगा, कॉस्ट टू सेल इग्नोर होगी क्योंकि फेयर वैल्यू मॉडल यूज किया जा रहा है, तो 1 मिलियन आपका इसका आंसर आ जाएगा। अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी रिकॉग्नाइज्ड एज एन इंटेंजिबल एसेट नॉन करंट एसेट इन जीएचके consolidated statement of financial position as of 30th September 2001? GHK spent 130,000 developing a new type of product in June 2001. Management worried that it would be too expensive to fund the finance to complete the project. Came from a cash injection from a benefactor received in 2001. तो ये आंसर आ गया। 17 पे चलें जी, डी पे चलें तो which of the following could be classified as development expenditure to NM statements of financial position as at 31st March? Y0 according to I is 38 intangible assets. B. Uh, अच्छा जी, 120,000 spent on developing a prototype and testing a new type of population system. The project needs further work on it as the system is currently not viable. ए को कैपिटलाइज नहीं कर सकते क्योंकि वो सारे क्राइटेरिया नहीं मीट कर रहा। अच्छा जी, फिर आगे बढ़े। पेमेंट ऑफ 20,000 टू अ लोकल यूनिवर्सिटी इन इंजीनियरिंग फैकल्टी टू रिसर्च न्यू एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग टेक्नोलॉजी, रिसर्च कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। अच्छा जी, 35,000 developing an electric bicycle. This is near completion and the product will be launched soon. As this project is first of its kind, is expected to make a loss. ये भी कैपिटलाइज नहीं होगी क्योंकि ये भी सारे क्राइटेरिया मीट नहीं कर रहा, तो डी हमारा अब ज़ाहिर आंसर हो जाएगा। आगे चलते, which two of the following factors or reasons why key staff cannot be capitalized as an intangible asset by an entity? तो भाई they do not provide expected future economic benefits, गलत। they cannot be controlled by an entity, इनको ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल नहीं कर सकती, और
तो द वैल्यू कैन नॉट मेजर रिलायबली, ये भी सही है, तो बी और सी जो है इसका आंसर सही है, बाकी गलत है। आगे चलें जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Amco company carries out research and development in the year ended 30th June X5. Amco company incurred total cost in relation to project X of 75,000, 750,000, spending the same amount each month up to 30th April. When the project was completed, the product produced by the project went on sale from 31st May X5. The project had been confirmed as feasible on 1st January X5, and the product produced by the project was expected to have a life of 5 years. So what is the carrying amount of the development expenditure as of 30th June X5? तो मई X4 में साल शुरू हुआ होगा और जून X5 में आपका ईयर एंड। ठीक है जी। अब कॉस्ट जो है वो यहाँ अप्रैल X5 तक की है। ठीक है, तो 750,000 जो है वो कितने 10 मंथ्स की है, यानी कि पर मंथ कॉस्ट कितनी होगी? 75,000। प्रोजेक्ट जो है कंफर्म्ड होगा, फिजिबल होगा 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से अप्रैल तक, 1 जन या 1 जन से अप्रैल तक 4 महीने बनते हैं। तो 7 जन से अप्रैल तक 75,000 इंटू 4 कितना है? 300,000 आ गया। ठीक है, एसिड एमोटाइज होगा जब से जो है मतलब वो ऑन सेल है, यानी कि 1 महीना। ठीक है, तो 300,000 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 1 डिवाइडेड बाय 12 कितना आ गया? 5,000। तो जी करें जरा, 300,000 माइनस 5,000, 295,000 इज द आंसर। ठीक है, अगर आपने सी चूज करा है तो आपको अपना टाइप करना पड़ेगा डेवलपमेंट कॉस्ट को, और अगर आपने बी या डी चूज करा है तो फुल अमाउंट या कैपिटलाइज नन ऑफ द कॉस्ट आएगी। तो 19 का आंसर हो जाएगा ए। आई मीन 20th क्वेश्चन पे हम लोग चलें। Cybele has acquired a subsidiary Basel in the current year. Basel as a brand which has been reliably valued by Style at 500,000 in customer list, which Cybele has been unable to value. Which of this describes Cybele should treat this intangible asset of Basel in their consolidated financial statements? So the brand should be capitalized as a separate intangible asset, whereas the customer list should be included within goodwill. तो बी हमारा आंसर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ब्रांड जो है कि मेजरली मेजर्ड हो सकता है रिलायबली, और वो अकाउंटेड फॉर होता है एज एन टेंजिबल एसेट ऑन कंसोलिडेशन। कस्टमर लिस्ट जो है वो वैल्यूड नहीं होती रिलायबली, तो वो पार्ट ऑफ द गुडविल कैलकुलेशन नहीं। ठीक है जी। Question number 21. Damse Company owns a pharmaceutical business with a year end of 30th September X4. Damse Company commenced the development stage of a new drug on 1st January X4. 40,000 per month was incurred until the project was completed on 30th June X4. When the drug went into immediate production, the directors became confident of the project's success. On the 1st March, the drug has an estimated lifespan of 5 years and time apportionment is used by Damse where applicable. Uh, किस तरह जी? अब राइट ऑफ हो रहा है 1 जनवरी X4 से 28 फेब X4 तक। टू इंटू 40,000 कितना आ गया? 80,000।
4 into 40,000 is equal to 160,000. Amortization, 160,000 divided by 5 years into 3 divided by 12, जुलाई टू सितंबर कितना आ गया 8,000। क्या आ गया आपका 88,000 और 88,000 हमारा डी आंसर आ गया। Which of the following statements related to intangible assets is true? तो जी पहली, an intangible asset must be carried at amortized cost at or at an impairment amount that cannot be revalued upwards। ये up revalued upward हो सकती है तो ये false होगा। अच्छा जी, the development cost of a new product process which is or expected to increase sales revenue may still recognized as an intangible asset। ये बिल्कुल ठीक बात है ये। ठीक है, आगे चलें। In a cash generating फिर आगे चले जी। Division of an entity has the following balance in its financial statements: goodwill 700,000, plant 950,000, building 2.3 million, intangibles आपके हैं 800,000, other net assets हैं आपके 430,000। Following a period of losses, the recoverable amount of the division is deemed to be 4 million. A recent valuation of the building put that the building has a market value of 2.5 million. The other and net assets are at their recoverable amount. The entity uses the cost model for valuing building and plant to the nearest thousand. What is the balance on the building following the impairment review? 2.3 million, 2.5 million, 2.027 thousand, or 1,776,000। तो कैश जनरेटिंग यूनिट है, कोई एसेट इम्पेयर नहीं हो सकता रिकवरेबल अमाउंट से नीचे। तो वैल्यूएशन जो है वो कितनी है? वैल्यूएशन है 2.5 मिलियन। ठीक है, दैट मीन्स प्रॉपर्टी इम्पेयर्ड नहीं हुई। ठीक है, और कितने पर हम इसको छोड़ देंगे? 2.3 मिलियन पे इसको छोड़ देंगे। तो 2.5 मिलियन जो है वो एंटिटी का कॉस्ट मॉडल यूज नहीं हो सकता। सीओडी जो है वो इम्पेयर कर रहा है एसेट को, तो ए इज द आंसर। A division of the entity has the balances in its financial statement. Goodwill दी हुई है 700,000, plant दिया हुआ है 950,000, building दी हुई है आपको 2.3 million, intangibles आपको दिए हुए हैं 800,000, other net assets आपको दिए हुए हैं 430,000। So, following a period of losses, the recoverable amount of the division is deemed to be 4 million. A recent valuation of the building showed that the building has a market value of 2.5 million. Other net assets are the recoverable amount. Entity uses cost model for valuing building and plant that to the nearest thousand. What is the balance of plant following the impairment? Review। अच्छा जी, भाई CGU इम्पेयर हुआ है 1,180,000। किस तरह? आप डिफरेंस निकाल लो। किसका डिफरेंस निकालेंगे आप? वैल्यू ऑफ एसेट्स कितनी है? 5,180,000, और रिकवरेबल अमाउंट हमारा कितना है? 4 मिलियन। तो ये कितने से डेप्ट इम्पेयर्ड हो गया? 1,180,000। ठीक है, अच्छा जी। प्रॉपर्टी अदर देन नेट एसेट्स जो है इम्पेयर नहीं हुए, इम्पेयरमेंट एलोकेट होगी पहले गुडविल को, फिर जिसमें आपकी गुडविल पूरी की पूरी 700,000 क्या हो जाएगी? राइट ऑफ हो जाएगी। अच्छा जी, रिमेनिंग इम्पेयरमेंट आपकी कितनी रह जाएगी? जाहिर है वो रिमेनिंग इम्पेयरमेंट आपकी रह जाएगी 480,000, जो कि प्लांट और इंटेंजिबल एसेट्स पे रीएलोकेट होगी। तो रीएलोकेट कर रहे हैं प्लांट्स और इंटेंजिबल एसेट्स पे, जिनकी मिला के वैल्यू कितनी है? 1,750,000 यानी कि 1,750,000। अच्छा जी, देखो इम्पेयरमेंट जो कि एलोकेट होगी वो कितनी हो रही है? देखो 950,000 वैल्यू है प्लांट की, डिवाइडेड बाय
1750 टोटल रह गई है, इंटू 480,000 कितना रह जाएगा? 261,000। ठीक है, तो 261,000 आपका ये रह जाएगा। तो कैरिंग वैल्यू ऑफ प्लांट कितना रह जाएगा जरा देखो। 950 माइनस 261, यह रह जाएगा आपका 689,000। 689,000 आपका रह जाएगा। अ, इसकी वैल्यू रह जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे। A vehicle was invoiced in the accident exactly halfway through the year. The vehicle cost 10,000 and had a remaining life of 10 years at the start of the year following the accident. The expected present value of cash flows associated with the vehicle was for 3,400 and the fair value less cost to sell was 6,500. What is the recoverable amount of vehicle following the accident? The recoverable amount of the higher of value in use, the present value of future cash flows या fair value cost of sale. तो दोनों का हायर ऑफ 6,500 आ जाएगा यार, और क्या। फिर नेट एसेट्स ऑफ बेंगाल, CGUR आपको प्रॉपर्टी दी हुई है, एलोकेटेड गुडविल दी हुई है, प्रोडक्ट पैटर्न दिया हुआ है, नेट करंट एसेट्स दिए हुए हैं। अच्छा जी, एज अ रिजल्ट वो आपसे कह रहा है कि एडवर्स पब्लिसिटी में 200,000 अब उसकी रिकवरेबल अमाउंट रह गई है। तो हमें अब क्या करना है, इम्पेयरमेंट बतानी है कितनी रह गई है। तो जी, कैरिंग अमाउंट क्या है, इम्पेयरमेंट क्या है, और रिकवरेबल अमाउंट क्या है। ठीक है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट 200,000, गुडविल 50,000, प्रोडक्ट पेटेंट 20,000 और करंट एसेट्स 30,000। ठीक है जी, गुडविल निकाल दो जी, 50,000 रह गया, कितना 1.5 लाख। अच्छा जी, इसको कंसीडर नहीं करना है हमने। तो अब हमारे पास कितने रह गए? 220,000, 220,000 रह गए। तो 220,000, 200 डिवाइडेड बाय 220 मल्टीप्लाई बाय 150, कितना रह जाएगा जी रिकवरेबल अमाउंट इसका? आई मीन इसका, इसकी इम्पेयरमेंट कितनी की, प्रॉपर्टी प्लान इक्विपमेंट इक्विपमेंट की 45,455, कितनी रह गई? 154,545। अच्छा जी, नेल। फिर 20,000 डिवाइडेड बाय 220,000 इंटू 150, ये हमारा रह जाएगा 15,455। 30,000 नेल हो गया, और 30,000, 300,000, ये आ गया 100,000, और ये आ जाएगा 200,000। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें जी। Which of the following is not an indicator of impairment? Advances in the technological environment in which an asset is employed have an adverse impact on future use, तो भाई इंडिकेटर है। तो ये गलत आंसर। An increase in interest rate which increases the discount rate, ये भी इंडिकेटर है, तो ये भी आंसर नहीं है। A carrying amount of an entity net assets is higher than the entity's number of shares in issue multiplied by its shares, ये भी इंडिकेटर है। तो कौन सा इंडिकेटर नहीं है, जाहिर है पढ़ भी लो, और यही होगा। The estimated net realizable value has been reduced to fire damage, although this value is greater than its carrying amount. तो डी
सर होगा। नेक्स्ट हमारा जो है वो 28 क्वेश्चन। Rally required a non-current asset on 1st October Exan at a cost of 100,000, which had a useful life of 10 years and a nil residual value asset had been correctly depreciated up to 30th September X4. At that date, the asset was damaged and an impairment review was performed on 30th September Y4. The fair value of the asset less cost to sell was 30,000 and expected future cash flows 8,500 per annum for the next 5 years. The current cost of capital 10% at 5 years annuity per annum की 10% would have a present value of 3.79. What amount would be charged to profit or loss for the impairment of this asset for the year ended 30th September by 4? So cost first October X9 कितना है 100,000. Depreciation first October X9 से 30th September by 4. 100,000 into 5 divided by 10 कितना आ जाएगा 50,000. Carrying amount 50,000. Recoverable amount क्या है हायर ऑफ फेयर वैल्यू एज कॉस्ट टू सेल और वैल्यू इन यूज. IFRS 5 में आपको पता है उल्टा होता है. तो सॉरी IAS 36 में ये इसी तरह होता है. तो फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कितनी है 30,000. वैल्यू इन यूज कितना है जी 8,500 इंटू 3.79 कितना आ जाएगा 32,215. रिकवरेबल अमाउंट हमारा आ गया 32,215. तो 50,000 हमारा कैरिंग अमाउंट है. रिकवरेबल अमाउंट हमारा 32,215 है. डिडक्ट करें कितना आ जाएगा 17,785. पेमेंट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस में हमारी इतनी आ गई. आगे चलने metric an atom of plant which has a carrying amount of 240,000 as at 1st April X3. It is being depreciated at 12% per annum on a reducing balance basis. The plant is used to manufacture a specific product which has been suffering a slow decline in sales metric and has been a plant which will be retired from use on 31st March X7. Estimated net cash flows क्या हैं देख लो जी. Year to 31st March आपको दिए हुए हैं और present values भी दी हुई on 1st April X4 had an offer of rival to purchase the plant for 200,000. अब ये हमारा क्वेश्चन जो है वो उससे रिलेटेड है IFRS 5 से रिलेटेड और इसमें लोअर ऑफ कैरिंग अमाउंट और रिकवरेबल अमाउंट दिया जाता है. तो कैरिंग अमाउंट 217,000 है आप देख सकते हैं. ठीक है जस्ट अ सेकंड. कैरिंग अमाउंट 248,000 और इट इज बीइंग डेप्रिशिएटेड 12.5 पर एनम रिड्यूसिंग बैलेंस बेसिस. प्लांट जो है वो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है स्लो डिक्लाइन की वजह से ब्ला 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 और फिर आप ये कह रहे हैं. ठीक है तो एक साल डेप्रिसिएशन के बाद कैरिंग अमाउंट हमारी कितनी आ गई 248,000 into 12.5%. Just a second. Two 1,000 into 217,000 हमारा कैरिंग अमाउंट आ गया. ठीक है अच्छा जी. और रिकवरेबल अमाउंट उसने हमें दे दिया है कितना 214,600. ठीक है
31 March एक्सपोर्ट। रिकवरेबल अमाउंट जो है हायर वैल्यू किस तरह लेंगे, वैल्यू इन यूज आपको यहाँ से पता चल रही है, मैंने करा इंडिकेट 214 600, जबकि फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्या है जी, 200,000 है। इसका लोअर होगा तो ये आ गया 214 600। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन हम लोगों ने देखा है, और ये देखें, as at 30th September X3 the value of Dune property in its statement of financial position comprise cost कितनी है 45 million, accumulated appreciation कितनी है 6 million। On 1st April X4 Dune decided to sell the property, is being marketed by the property agent at a price of 42 million, which was considered a reasonable achievable price at that date। एक्सपेक्टेड कॉस्ट जो है वो 1 million है। रिसेंट मार्केट ट्रांजैक्शन सजेस्ट करती है कि एक्चुअल सेल प्राइस अचीव होगी in the current market condition 10% less than the price at which they are marketed। 30th September X4 में प्रॉपर्टी जो है वो अभी तक सेल नहीं हुई थी, तो what should be the property report and due statement of financial position at 30th September 4। cost 45, depreciation कहाँ तक 30 सितंबर X3 तक 6 million, ठीक है। depreciation to 1st April X4 45 into 1 divided by 15 into 6 divided by 12 कितना आ जाएगा 1.5, कितना आ जाएगा 37.5। कैरिंग अमाउंट 1st April X4। अच्छा जी, फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल 42,000 into 90% minus 1,000 36.8 million आपका रिपोर्ट हो जाएगा। सी इज द आंसर। और अगर इस सेशन में करेंगे तो अभी तक इतना ही, तब तक के लिए बाय।